नमस्कार। जैसे कि आप आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो हमारे स्क्रीन पर सवाल है कि क्या एज अ सिविल इंजीनियर आपको प्लॉटर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। वीडियो के स्टार्ट में एक बात क्लियर कर दूं कि आज के वीडियो में मैं ये बताने नहीं वाला हूं कि आपको कौन सा प्लॉटर लेना है, बल्कि हम इसी चीज़ पर डिस्कशन करेंगे कि प्लॉटर एक्चुअली लेना है या नहीं लेना है। लेकिन फिर भी अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैं कौन से डिवाइस पर प्रिंट करता हूँ या फिर मेरे पास प्रिंटर और स्कैनर कौन सा है, तो मैं दोनों भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एक्चुअल में प्लॉटर का मतलब क्या होता है, मतलब इस वीडियो में हम किस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए, एज ए सिविल इंजीनियर हम जब अपना खुद का ऑफिस स्टार्ट करते हैं या फिर कोई भी अगर आपका एक सिंपल ऑफिस वर्क शुरू है, तो उस वक्त हमें प्रिंटर और स्कैनर की ज़रूरत होती है। तो ठीक है, जो नॉर्मल साइज़ होते हैं जैसे लीगल पेपर हो गया या फिर A4 साइज़ की जो पेपर है, वहाँ पर तो हमें प्रिंटिंग और स्कैनिंग में कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब बात आती है इंजीनियरिंग ड्राइंग की, अब जब हम इंजीनियरिंग ड्राइंग करते हैं तो इंजीनियरिंग ड्राइंग मोस्ट ऑफ द केसेस में, अगर मैं सबमिशन ड्राइंग की भी बात करूँ या फिर किसी भी कंस्ट्रक्शन ड्राइंग की अगर मैं बात करता हूँ, जिसे हम वर्किंग ड्राइंग भी कह सकते हैं, तो वहाँ पर वो जो प्रिंट होती है वो मोस्ट ऑफ द आपको A1, A2, A3 इस जैसे जो पेज साइजेस है, जो बड़ी पेज साइजेस है, उस पर आपको निकालने होते हैं। तो उस वक्त क्या तकलीफ होती है कि जो हमारा A4 साइज़ का जो पेपर होता है या फिर जिससे हम प्रिंट निकाल सकते हैं, वो उसकी लिमिटेशन A4 या फिर लीगल पेपर तक ही सीमित होती है। तो इस वक्त जो प्रिंटर यूज़ होता है उसे कहा जाता है प्लॉटर। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं अपने स्क्रीन पर भी दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में प्लॉटर कैसा दिखता है। तो अब देखिए, मैं ये समझ कर चलता हूँ कि आपको अभी प्लॉटर क्या है ये समझ में आ चुका है। अगर मैंने कोई प्लॉटर ले लिया तो मुझे कौन कौन सी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, इसमें जो सबसे पहली बात है वो ये है कि अगर मैं एक सिंपल प्रिंटर भी अगर बात करता हूँ, मैं नॉर्मल साइज़ की जो A4 साइज़ की प्रिंटर है उसकी भी अगर बात करता हूँ, तो आपको पता होगा कि वो प्रिंटर की जो प्राइजेस होती है वो 3-4 हज़ार। अगर मैं एक अच्छे क्वालिटी का अगर मैं प्रोडक्ट यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो मिनिमम मैं बहुत ही कम यहाँ पर बता रहा हूँ, 3-4 हज़ार ये भी बहुत चीप प्रोडक्ट हो गया। लेकिन अगर हम इसके ऊपर ही बात करेंगे तो ही आप ले सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर प्लॉटर की भी बात करूँ तो देखिए, प्लॉटर जो है अगर आप खरीदने जाएंगे मार्केट में तो ये कॉस्टली होता है, ये ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पर एक रफली अगर बात करूँ, जब मैंने इंटरनेट पर सर्च किया तो मुझे पता चला कि कुछ जो प्लॉटर है आपको ठीक है 20,000 तक भी मिल सकता है, या फिर सेकेंड हैंड अगर होगा तो 15,000 में भी मिल सकता है। सो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि ये इन्वेस्टमेंट कोई छोटी अमाउंट नहीं है। अब ठीक है, हो सकता है कि अगर आप ऑफिस स्टार्ट कर रहे हो तो आप सोचोगे कि ठीक है यार 15-20 हज़ार या फिर अगर उससे भी अच्छा अगर कोई प्लॉटर है तो वो मैं लेने के लिए इतनी जो कॉस्टिंग है इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अब जो दूसरी बात यहाँ पर आती है वो है यहाँ पर मेंटेनेंस। अब देखिए, अगर आपका प्लॉटर किसी भी तरह से उसमें अगर टेक्निकल इशू आता है तो उस केस में आप इसे किसी भी नॉर्मल टेक्नीशियन को नहीं दिखा सकते। ठीक है, जो प्लॉटर के एक्सपर्ट है उन्हीं को आपको दिखाना होगा। और इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, मतलब इसके जो पार्ट होते हैं, अगर कोई पार्ट अगर बाय यूज़ मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ करने के बाद अगर ख़राब हो जाता है, अगर उसे रिप्लेस करना है, तो ये सब चीज़ें कॉस्टली है। सो शॉर्टकट में अगर कहूँ तो प्लॉटर का मेंटेनेंस जो है वो कॉस्टली है। ये आपको यहाँ पर आसान भाषा में अगर मैं ये बताऊँ तो ये कुछ ऐसा नहीं होगा कि आपने एक पार्ट बदल दिया और आपका काम हो गया, वो भी ज़्यादा देर तक चलेगा। ये रेगुलर मेंटेनेंस वाला काम है। हर 2-3 महीने के बाद या फिर 4-5 महीने के बाद आपको कुछ ना कुछ मेंटेनेंस करना होगा। इस तरह से ये मशीनरी काम करती है। अब इसमें जो एक और चीज़ है जो कि शायद आप में से ज़्यादा लोगों को समझ में आ चुकी होंगी वो इमेज देखने के बाद, वो ये कि अगर आप आपके ऑफिस में प्लॉटर रखना चाहते हैं तो आपके ऑफिस में एक अच्छी खासी स्पेसिंग आपको वहाँ पर देनी होगी। स्पेसिंग का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए प्रिंट निकालने के बाद जो पेपर मैनेजमेंट आपको करना है, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको कम से कम 10 बाय 10 फीट की एक रूम लगेंगी। अब अगर हम इस चीज़ को इस तरह से देखें, अब मेरा जो ऑफिस है अगर मैं बात करूँ तो मुझे अगर सिर्फ यहाँ पर फर्नीचर ही रखना है, मतलब एक मेरी ऑफिस की खुद की चेयर और अगर क्लाइंट के लिए 2 चेयर या फिर 4 चेयर अगर रखता हूँ, तो मैं कहूँगा कि मेरे लिए इवन 8 बाय 10 भी सफिशिएंट है, मतलब एक आपके वर्किंग के लिए। लेकिन अगर मैं इसी रूम में अगर चाहता हूँ कि मैं अभी प्लॉटर रखूँ, तो अब मुझे इसी साइज़ का एक और यहाँ पर स्पेस लगेंगी, यानी एक और रूम लगेंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास स्पेस होना भी ज़रूरी है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, जो अगर आप प्लॉटर अगर खरीदते हैं तो उसके बाद ये किसी प्रिंटर की तरह ही काम करता है, लेकिन इसका जो वर्किंग है
इस वर्किंग में टाइम लगता है, मतलब सीखने में आप थोड़ा सा टाइम लगेगा। देन सीखने के बाद मान लीजिए आपने अगर ये काम सीख भी लिया, तो अब बात यह आती है कि जब हम प्लॉटर पर प्रिंट कमांड देते हैं, जिस तरह से आपने देखा होगा कि अगर हम किसी A4 साइज़ के भी प्रिंटर पर अगर प्रिंट कमांड देते हैं, तो जब तक प्रिंट नहीं निकलती उसमें पेपर आपको ऐड करना है, देन कमांड देनी है, देन वो पेपर आपको जब निकल रहा है तो वो चेक करना है। तो बेसिकली एक पर्सन आपका A4 पेज का जो नॉर्मल प्रिंटर है उस पर ही लग रहा है। अगर यही बात मैं अगर प्लॉटर पर कहूँ, तो यहाँ पर ऐसी चीज़ है कि जब तक आप ये अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो यहाँ पर, तो स्टार्टिंग में आपको कम से कम 2 लोगों की ज़रूरत लगेगी उस प्लॉटर पर प्रिंट करने के लिए। एक व्यक्ति जो आपके सिस्टम से यानी कंप्यूटर या फिर लैपटॉप से कमांड देगा, उसे भी वो चीज़ें सब आनी चाहिए कि प्लॉटर पर अगर हमें प्रिंट निकालना है तो पेज सेटअप किस तरह से होना चाहिए, तो ये चीज़ उन्हें आनी चाहिए। एंड देन सेकंड पार्ट कि वहाँ से किस तरह से उसमें पेज ऐड करने हैं प्लॉटर में, और उसके बाद वहाँ से निकालने जो प्रॉपरली अगर वो निकल नहीं रहे हैं तो उसमें अगर कोई डिफ़िकल्टी आ रही है तो उसे एडजस्ट करना। सो बेसिकली मैं कहूँगा कि ये नॉर्मल आदमी का काम नहीं है, ये स्किल्ड वर्कर अगर आपके पास होंगे या फिर अगर आप खुद स्किल वर्कर हो तो ही ये काम कर सकते हो। अब देखिए स्टार्टिंग में ठीक है ये आप करोगे भी खुद, आप ये चीज़ें करोगे, लेकिन अगर मैं एज ए सिविल इंजीनियर बात करूँ, मेरी अगर कोई साइट शुरू है, ठीक है, और मेरा ऑफिस का वर्क भी शुरू है, तो क्या सच में मैं इतना टाइम देता रहूँगा कि मैं ये प्रिंट भी यहाँ पर कमांड दूँ और वो भी चीज़ें संभालूँ? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको यहाँ पर 2 लोग या फिर मिनिमम 1 आदमी आपको, वो भी स्किल वर्कर आपको यहाँ पर आपके ऑफिस में अपॉइंट करना होगा। मतलब यहाँ पर कॉस्टली तो है, जो प्रोडक्ट है वो खरीदने भी कॉस्टली है, देन उसका मेंटेनेंस भी कॉस्टली है, स्पेस भी जा रही है, उसके बाद उस सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए कम से कम 1 या 2 व्यक्ति भी आपको, स्किल वर्कर भी आपको अपॉइंट करने हैं। तो ये कुछ इस मशीन की या फिर इस प्लॉटर की मैं कहूँगा कि रिक्वायरमेंट है, तभी ये आपको आउटपुट देंगे। अब देखिए ये सब जानने के बाद आपको ये तो पता चल गया कि प्लॉटर संभालना या फिर प्लॉटर पर प्रिंटिंग करना कोई आसान काम नहीं है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल प्रिंटर। तो फिर किस व्यक्ति को इस प्लॉटर को खरीदना चाहिए या फिर किस सिविल इंजीनियर को इस प्लॉटर को खरीदना चाहिए और किसे इस चीज़ को इग्नोर करना चाहिए? तो किस व्यक्ति को खरीदना चाहिए, इसका सिंपल आंसर है, मान लीजिए अगर आपके यहाँ डेली प्रिंटिंग जो हो रही है वो बड़े साइज़ के जो पेपर है A1 या फिर A2 इन पेज पर अगर आपकी डेली प्रिंटिंग हो रही है, मतलब कोई लिमिट नहीं है, 1-2 दिन के बाद आपके यहाँ प्रोजेक्ट आ ही रहा है, आपको प्रिंट निकालनी ही पड़ रही है, इस तरह से अगर आप पर वर्किंग लोड है, तो उस केस में मैं कहूँगा कि सच में ये जो स्पेस मैनेजमेंट है, जो 2 स्किल वर्कर है या फिर जो प्लॉटर खरीदना है आपको, ये सब आपके लिए एक पॉजिटिव स्टेप रहेगा आपके बिजनेस के लिए, बिकॉज इस कारण आपके बिजनेस को स्पीड मिलेंगे एज ए सिविल इंजीनियर। लेकिन अगर आपके पास इस तरह से कोई वर्कलोड नहीं है, आपके पास जो भी प्रिंट आ रहे हैं वो कहीं आप दूर से भी, मतलब कहीं और से भी अगर आप प्रिंट करवा के अपने क्लाइंट को या फिर ओनर को देते हो, तो आपका अगर काम हो रहा है तो उस केस में आपको प्लॉटर खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, वो ये कि क्या मैं प्लॉटर लेने के बाद इसे एज ए बिजनेस रन कर सकता हूँ? मतलब ये हुआ कि ठीक है, मुझे पर्सनली एज ए सिविल इंजीनियर कोई डिमांड नहीं है, मेरा जो वर्किंग लोड है वो इस तरह से नहीं है कि मुझे हर रोज़ प्लॉटर यूज़ करना है, लेकिन क्या मैं इस पर जो अदर सिविल इंजीनियर है, मान लीजिए अगर मेरी सिटी में किसी के भी पास प्लॉटर नहीं है, तो अगर मैं एक प्लॉटर खरीदता हूँ उसके बाद अगर बाकी लोगों को सर्विस देता हूँ, तो क्या ये एक अच्छा वे हो सकता है? इसका मैं आंसर दूंगा, वो आप पर डिपेंड करता है। जैसे इसमें 2 टाइप के लोग आएंगे। सबसे पहले वो कि जिनके पास सच में इतना टाइम है, सिविल इंजीनियर होने के बाद भी अगर वो उस प्लॉटर को हैंडल कर सकते हैं, जो आने वाले क्लाइंट है फॉर प्रिंटिंग पर्पज ओनली, ठीक है, उनका इस सिविल इंजीनियरिंग वर्क से कोई नाता नहीं है, वो सिर्फ आपके पास प्लॉटर है इसलिए आपके पास आ रहा है। तो ऐसे अगर लोगों को आप अगर सर्विस दे सकते हो, इतना अगर आपके पास टाइम है, तो हाँ ये आपके लिए अच्छा बिजनेस है। लेकिन दूसरे जो टाइप के लोग हैं जिसमें मैं आता हूँ, मान लीजिए कि अगर मेरे पास खुद का ही सिविल इंजीनियरिंग का वर्क है, मेरी ही साइट शुरू है, तो मैं अपने यहाँ वो काइंड ऑफ मैं कहूँगा एक जेरोक्स सेंटर ही हुआ, आपके यहाँ प्रिंटर सेंटर ही हुआ, तो वो सर्विस मैं नहीं दे सकता, बिकॉज मैंने अपने ऑफिस पर क्या लिखा हुआ है या फिर मैं खुद को कैसे प्रमोट कर रहा हूँ कि मैं सिविल इंजीनियर हूँ और मैं सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड सर्विसेज दूंगा। मेरी जेरोक्स की दुकान नहीं है या फिर मेरी प्रिंटिंग की दुकान नहीं है। अब देखिए, मैं जेरोक्स की दुकान बोलकर या फिर प्रिंटिंग की दुकान बोलकर मैं जो एक्चुअल में जेरोक्स या फिर प्रिंटिंग की दुकान के काम करते हैं, मैं उनको कम नहीं आंक रहा, लेकिन यहाँ पर एक आपका एक मैं कहूँगा कि एक पैरामीटर सेट होना चाहिए कि आप एक्चुअल में क्या काम कर रहे हैं, आप किस तरह से मार्केट में ऊपर आना चाहते हैं। सो बेसिकली जो मेरी तरह के लोग हैं, जो दूसरे कैटेगरी में आते हैं कि उन्हें सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग के ही काम करने हैं, अपने यहाँ प्लॉटर लगाकर लोगों को वो सर्विस नहीं देनी है या फिर उसका बिजनेस नहीं करना है, तो फिर मैं कहूँगा कि इस चीज़ पर एज ए बिजनेस की तरह सोचना बहुत बड़ी गलती होगी। बिकॉज एक बार अगर आपने प्लॉटर ले लिया
तो वो शुरू भी रहना चाहिए। ये बात मैं बताना भूल गया कि अगर आपने प्लॉटर ले लिया, उसके बाद अगर वो रन नहीं हो रहा, मतलब आप ज़्यादा दिनों तक उसका यूज़ नहीं कर रहे, तो उसके पार्ट जो है या फिर जो भी उसकी इंक है वो ख़राब हो जाएंगी। तो वो भी एक अदर से मेंटेनेंस का भाग है, मतलब एक पार्ट आ जाएंगे कि वो भी आपको उस पर एक खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं कहूँगा, अब ये तो रहा पूरा सिविल इंजीनियर के लिए, लेकिन अगर आप नॉन टेक्निकल हो और अगर आप कुछ अच्छा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो मैं एक बात सच कहूँगा कि अगर आपके सिटी में या फिर गांव में किसी के भी पास अगर प्लॉटर नहीं है और वहाँ पर सिविल इंजीनियर की बहुत ज़्यादा नंबर्स है या फिर उनकी डिमांड है, तो हाँ, ये एक आपके लिए अच्छा बिजनेस हो सकता है। आप उन लोगों को सर्विसेज दे सकते हो। लेकिन एक बात आपको हमेशा याद रखनी होगी, ये जितने भी बातें मैंने बताई, कॉस्टली मेंटेनेंस, देन स्पेस की रिक्वायरमेंट और एक स्किल्ड वर्कर, तो ये सब चीज़ें अगर आप दे सकते हो तो ही ये बिज़नेस आपके लिए हेल्पफुल है और इसमें आप प्रोग्रेस कर सकते हो। आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को मदद होगी। थैंक यू सो मच।